हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीडफ्लेशन के बारे में। आपने ये टर्म न्यूज में हाल फिलहाल में काफी ज्यादा सुना होगा, इस पे काफी न्यूज आर्टिकल्स भी आए हैं रिसेंटली। देखते हैं, सबसे पहले अगर हम न्यूज देखें तो एक ग्लोबल कंसेंसस है, स्पेसिफिकली डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं यहाँ पे। इस कंसेंसस के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन है या फिर जो प्राइस राइज देखने को मिल रहा है ना, बेसिकली ये इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है, ये ग्रीडफ्लेशन की वजह से है। इसे डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये ग्रीडफ्लेशन। इससे पहले हम इन्फ्लेशन के बेसिक्स जान लेते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप देख सकते हैं, व्हाट इज ग्रीडफ्लेशन, डज इंडिया आल्सो हैव इट। तो इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे इन्फ्लेशन के बेसिक्स। ये एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं, डीएनए का, टोमेटो प्राइस हाइक, व्हाट इज ग्रीडफ्लेशन आफ्टर हिटिंग यूएस, इट इज ड्राइविंग प्राइसेस अप इन इंडिया। अब बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है? साल दर साल या फिर महीना दर महीना अगर हम कंपेयर करें प्राइसेस को, तो जो प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है, प्राइस राइज होता है, दैट्स व्हाट इन्फ्लेशन इज। एग्जांपल के लिए अगर आप जून 2023 के कंपैरिजन में जून 2022 की प्राइसेस को कंपेयर करें और अगर आपने देखा कि 5% प्राइसेस एज कंपेयर टू जून 2022, जून 2023 में 5% प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 5% है। 5% प्राइस में बढ़त हुई है, यानी कि प्राइस राइज हुआ है। दैट्स व्हाट इन्फ्लेशन इज। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की प्राइस का बढ़ना। और कंपैरिजन के लिए यहाँ पर महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, मतलब एनुअली भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। अब डिसइन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। डिसइन्फ्लेशन बेसिकली इन्फ्लेशन का अगर एक सर्टेन रेट है वो अगर डिक्रीज करता जाता है, वही है डिफ्लेशन। अब एग्जांपल के लिए ऐसे समझते हैं कि सपोज जून 2023 में जो इन्फ्लेशन का रेट था ये 5% था। जुलाई 2023 में ये रेट कम होकर हो जाता है 3%। अगस्त 2023 में ये रेट कम होकर हो जाता है 2%। तो ये जो आप फॉल देख रहे हैं इन्फ्लेशन के रेट का, बेसिकली जो प्राइस राइज का जो रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है, ये जो ट्रेंड है यही है डिसइन्फ्लेशन या फिर डिसफ्लेशन भी कहते हैं इसे। अब डिफ्लेशन की अगर हम बात करें तो डिफ्लेशन जस्ट अपोजिट है इन्फ्लेशन का। बेसिकली इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज होना। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस का प्राइस कंपैरेटिवली एनुअली या मंथली अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस बेसिस पे अगर प्राइस राइज हुआ वो इन्फ्लेशन है। तो डिफ्लेशन जस्ट अपोजिट है। अगर आप एनुअली या फिर मंथली प्राइस चार्ट को अगर लेकर बैठेंगे और आप देखेंगे कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका डिफ्लेशन। एग्जांपल के लिए हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, जून 2022 एज वेल एज 2023 का। जून 2022 के कंपैरिजन में अगर जून 2023 में 5% प्राइस कम है किसी भी प्रोडक्ट के, एग्जांपल के लिए आप चलिए पेट्रोल ले लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, कि जून 2022 में पेट्रोल था 100 रुपीज पर लीटर और ये जून 2023 में आकर के हो गया ₹95 पर लीटर। बेसिकली दिस इज डिफ्लेशन। मतलब प्राइस जो है राइज नहीं हो रही है, प्राइस डिक्लाइन हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है डिफ्लेशन को लेकर के। डिफ्लेशन बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब किसी भी चीज के प्राइस कब डिक्लाइन होते हैं? अगर किसी भी चीज के प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं तो बेसिकली या तो डिमांड कम है या फिर सप्लाई बहुत ही ज्यादा है। सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो इंडस्ट्रीज अपना प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं करेंगी प्राइस कम करके। इसका मतलब है कि डिमांड कम होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं, क्योंकि सप्लाई अगर बहुत ज्यादा होगा और कंपनीज अगर एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं कर पाएंगी तो वो उससे कम प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। तो इसका मतलब है कि डिमांड कम है, डिमांड कम है, तभी कंपनीज को मजबूरन अपने प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन करने पड़ रहे हैं, कम करने पड़ रहे हैं। और प्राइस कम करने का मतलब है कि मार्केट में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी है, पैसा नहीं है लोगों के पास, दैट इज वाई डिमांड कम हो रही है। ऐसे केस में गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज या फिर फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू रिफ्लेशन करती है। अब बेसिकली रिफ्लेशन का मतलब यही होता है कि डिफ्लेशन यानी कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, कि प्राइस जो है डिक्लाइन करती जा रही है एनुअली और मंथली बेसिस पे, तो इसे अपवर्ड पुश देने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को थोड़ा सा एक लेवल पे बढ़ाए रखने के लिए गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसीज एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू पैसा डालती हैं, मनी सप्लाई बढ़ाती हैं इकोनॉमी में,
और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करती हैं। एग्जाम्पल अगर हम समझें तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, या तो ठीक है, या फिर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए और लोगों को इजीली लोन मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, सपोज लोगों के पास पैसे की कमी है लेकिन लोग अपनी बाइक लेना चाहते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है और गवर्नमेंट को ये चीज पता है कि बाइक्स की जो सेल है साल दर साल इनकी प्राइस गिरती चली जा रही है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं जरूरत भी है इस चीज की, ठीक है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि सेंट्रल बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। सेंट्रल बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो लोन सस्ता हो जाएगा, चीप हो जाएगा कंपैरेटिवली जैसे ही लोन चीप हुआ और सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन मिलेगा, वो बाइक खरीद लेंगे और खरीद लेंगे तो डिमांड स्पाइक कर जाएगा। अब होता क्या है ना कि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा हो या फिर वो नेगेटिव हो, यानी कि डिफ्लेशन हो। इन्फ्लेशन जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग 2% से 4% के बीच में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए। 2% से 4% के बीच में अगर इन्फ्लेशन की रेट है तो ये इकोनॉमी के लिए काफी हेल्दी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी हेल्दी होता है और एक पुश मिला रहता है इन्फ्लेशन के जरिए इकोनॉमी को। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट डिफ्लेशन को टैकल करती है मॉनेटरी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के कॉजेज की। क्या कॉजेज होते हैं, क्या रीजंस होते हैं इन्फ्लेशन के? सबसे पहला आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरा आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जो भी इनपुट्स हैं, जिस भी इनपुट से आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अगर उनकी प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली आपके फाइनल प्रोडक्ट की भी प्राइस बढ़ जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ती है तो वो इन्फ्लेशन है। दूसरी चीज इनडायरेक्टली भी कई बार होता है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस रातों रात बढ़ जाते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, इसका मतलब है कि लगभग आपकी सारी चीजों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये हो गया आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल बेसिकली सिंपल भाषा में समझिए तो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई तो वहीं की वहीं है, सप्लाई बढ़ी नहीं तो प्राइस बढ़ेगा ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप और सबसे इजी एग्जाम्पल के थ्रू डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझना चाहें तो इंडिया में आप देखेंगे कि हर ऑल्टरनेट साल टमाटर एज वेल एज प्याज की प्राइस सडनली स्पाइक कर जाती है, स्पेसिफिकली मॉनसून के आसपास, ठीक है। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो भी साइक्लोन्स हैं या फिर बहुत ज्यादा हैवी रेन्स के कारण कई बार जो होता है क्रॉप लॉस हो जाता है, ठीक है, और सप्लाई आ नहीं रहा होता और डिमांड उतना ही होता है। अब ये भी तो एक तरीके से डिमांड पुल ही है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम हो गया, डिमांड सिमिलर है। या फिर अब डिमांड पुल को आप ऐसे समझिए कि या तो डिमांड बढ़ जाएगा या सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोमेटो और अनियन के केस में तो यहाँ पे डिमांड सेम रहता है लेकिन सप्लाई सडनली डिक्लाइन कर जाता है। जैसे रिसेंटली अगर हम देखेंगे, हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं जून 2023 की, तो जून 23 में टोमेटोज आर लाइक ऑलमोस्ट 150 रुपीज पर केजी इन मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में 140-150 रुपीज पर केजी चल रहा है टोमेटो। और इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से काफी ज्यादा जो टोमेटोज की क्रॉप है वो लॉस हो गई और सप्लाई काफी कम हो गई, काफी मिनिमल हो गई और इसके कारण से प्राइस रातों रात स्पाइक कर गया। जून मंथ में बिपरजॉय आया और जून मंथ खत्म होने से पहले टोमेटोज के जो प्राइस थे वो स्पाइक कर चुके थे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। या तो डिमांड आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लोगों के पास इजी पैसा आ जाता है, इजी एज इन सपोज अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और किसी को भी सस्ते लोन्स अगर मिल जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड बढ़ी जाएगी। एग्जांपल के लिए अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहें तो आप समझिए कि कार्स या फिर बाइक्स के लिए अगर काफी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिल जाएंगे तो सडनली जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन कंपनीज रातों रात अपने प्लांट्स तो एस्टैब्लिश नहीं कर सकती है ना। वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करके जितना सप्लाई दे सकती हैं देंगी, बाइक्स का या फिर कार्स का, लेकिन रातों रात नए प्लांट्स तो एस्टैब्लिश नहीं किए जा सकते। तो इन केस जहां उनका सप्लाई करने की जो लिमिट्स हैं वो एकदम सैचुरेशन पर पहुंचती हैं जिसके ऊपर वो सप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिमांड क्योंकि लोन्स काफी सस्ते हैं इसलिए डिमांड बढ़ती ही चली जाएगी, तो एट द एंड प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो ये हमने देखा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि या तो डिमांड बहुत जल्दी स्पाइक कर जाता है, या तो डिमांड बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाता है, या फिर सप्लाई एकदम से काफी कम हो जाता है और डिमांड उतना ही रहता है। दोनों ही केस में जितना सप्लाई है उससे डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, दैट्स व्हाई दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्योंकि सप्लाई जितना है उसकी वजह से डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है तो प्राइस राइज करेगा। अब यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल बैंक दोनों के पास कोई तो सोल्यूशन होगा ना इसको टैकल करने का। अदरवाइज अगर ऐसे एकदम अंधे प्राइस बढ़ते रहेंगे तो एक सर्टेन टाइम पे आके मेजॉरिटी लोगों के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो पुअर क्लास है या फिर जो मिडिल क्लास है, इनकी एक सर्टेन रेंज होती है चीजों पे खर्चा करने की, और अगर प्राइस कुछ जरूरत से ज्यादा लेवल से बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर बहुत ही ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा सफर भी तो पुअर क्लास और मिडिल क्लास ही करेगा। रिच क्लास को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन्फ्लेशन से, बट पुअर क्लास और मिडिल क्लास को तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन जैसी चीजों से। तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में कुछ चेंजेस करती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसे काफी कम कर देगी। अब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज हटा देती है, ठीक है, या फिर जो भी बेनिफिट्स देती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स, गवर्नमेंट वो सडनली हटा देती है कुछ समय के लिए, या फिर उन्हें कम कर देती है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। क्योंकि बेसिकली करना क्या है, अगर इन्फ्लेशन है और अगर वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है या फिर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, दोनों ही केसेस में स्पेसिफिकली हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो लोगों के पास पैसा बहुत है, ठीक है, और लाइक टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, वही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और उस केस में लोगों के पास अगर पैसा कम रहेगा तो डिमांड थोड़ा सा कम होगा, डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा। और पैसा कम करने के लिए या तो टैक्सेस को बढ़ाना या फिर जो भी सब्सिडीज और जो भी प्रोविजंस हैं, जो एक्सपेंडिचर के प्रोविजंस हैं, उन्हें मतलब इस तरीके से मैनेज करना कि कम से कम पैसा इकोनॉमी में बचे, लाइक जो भी एक्सेसिव पैसा है बेसिकली वो फ्लश आउट हो जाए, ठीक है। और जैसे ही डिमांड स्टेबल होगा ऑटोमेटिकली प्राइस भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये देखा फिस्कल पॉलिसी के बारे में हमने। अब मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी इज लिंक्ड टू द सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। अब आरबीआई को अगर मार्केट में इन्फ्लेशन या फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बेसिकली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। और जैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा मार्केट में लोन्स महंगे हो जाएंगे, लोन्स महंगे हो जाएंगे तो कम से कम लोग लोन्स लेंगे, बैंक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे उतना लोन्स। या फिर आरबीआई एक और जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर सीआरआर रेट, ये सब बढ़ा दिए जाते हैं। तो इनसे क्या होता है कि बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा या तो होल्ड करना पड़ता है या फिर उन्हें काफी महंगा लोन मिलता है। जो भी वो पैसा लेते हैं, जो भी वो लोन लेते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ते हैं। दिस इज द रीजन कि जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है मार्केट में ऑटोमेटिकली लोन्स महंगे हो जाते हैं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से पैसा उन्हें काफी ज्यादा कॉस्ट पर लेना पड़ता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम डिस्कस करें तो वो है वेज प्राइस स्पाइरल। ये इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन का। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो जो वर्कर्स हैं, वर्कर लेवल पे लोग कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, ठीक है। और जब वो हायर वेजेस की डिमांड करते हैं और अगर कंपनीज उनकी वेजेस को बढ़ा देती हैं तो उनके हाथ में पैसा होता है, और उनके हाथ में अगर पैसा होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा सोचने वाली है कि क्या सप्लाई में कोई चेंजेस देखने को मिला। वेजेस तो बढ़ गई क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा, वेजेस तो बढ़ गई क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन क्या सप्लाई में कोई चेंज देखने को मिला? नहीं। वर्कर्स की वेजेस बढ़ गई, उनके हाथ में ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड स्पाइक करेगा, डिमांड बढ़ेगा। लेकिन सप्लाई साइड में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, और सप्लाई साइड में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है और डिमांड बढ़ चुका है। तो अभी हमने क्या देखा था कि डिमांड अगर बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब है कि अगर वेजेस बढ़ जाती हैं वर्कर्स की और सप्लाई साइड में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या देखने को मिलेगा? अगेन इन्फ्लेशन। तो यही है वेज प्राइस स्पाइरल। इसे हम इस फिगर के थ्रू समझ लेते हैं
इन्फ्लेशन आपका आया, इन्फ्लेशन आया, उसकी वजह से वर्कर्स ने कहा कि भाई हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए। वेजेस उनकी, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनकी वेजेस बढ़ा दी जाती हैं, और उनकी जब वेजेस बढ़ा दी जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाती है, और क्योंकि सप्लाई के केस में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है तो अगेन इन्फ्लेशन। दूसरी बात, इन्फ्लेशन आया, प्राइस बढ़ी गुड्स की, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ी, तो वर्कर लेवल पे लोगों ने कहा कि हमारी वेजेस बढ़ाई जाए। वेजेस बढ़ी तो हायर लेबर कॉस्ट की वजह से, हायर लेबर कॉस्ट यानी कि हायर इनपुट कॉस्ट, हायर इनपुट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो हायर लेबर कॉस्ट की वजह से फिर से इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सप्लाई में कोई बहुत ज्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, या तो डिमांड बढ़ जा रही है ज्यादा पैसे की वजह से, या फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन फिर से आ जा रहा है, या फिर डिमांड इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन आ जा रहा है। तो इन्फ्लेशन तो कोई जा ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सप्लाई साइड पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है, क्योंकि बार बार एट द एंड आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और इन्फ्लेशन अगर देखने को मिलेगा और हायर प्राइसेस होंगी इकोनॉमी में, सो लेबर विल डिमांड द इंक्रीज इन देयर वेजेस, और अगर वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए भी चीजें महंगी हो जाएंगी अगेन, और दूसरी बात कि डिमांड बढ़ेगी इसलिए भी चीजें फिर से महंगी हो जाएंगी। तो यही है वेज प्राइस स्पाइरल, जिसका कोई एंड नहीं है। तो अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करता है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि डिमांड में रिडक्शन हो जाती है, और डिमांड में जैसे ही रिडक्शन होती है इन्फ्लेशन रेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि इसके काफी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के। मार्केट में अगर पैसा नहीं होगा और डिमांड अगर डिक्लाइन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनीज को कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कट करने पड़ेंगे, और प्रोडक्शन कट का मतलब सीधा सीधा है कि उन्हें अपने प्लांट्स क्लोज करने पड़ेंगे। प्लांट्स क्लोज करने पड़ेंगे, इसका मतलब कि काफी जॉब लॉसेस देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम इस जो स्पाइरल है इसे तोड़ने का और कोई रास्ता नहीं है, और क्योंकि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, काफी इशू वाली बात है, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल बैंक इस स्टेप से ही वेज प्राइस स्पाइरल को कर्व करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, जो है ग्रीडफ्लेशन। क्या है ग्रीडफ्लेशन? सुना सुना सा लग रहा है, न्यूज में भी देखा है, इन्फ्लेशन जैसा ही लग रहा है, बट इन्फ्लेशन नहीं है, ये है ग्रीडफ्लेशन। और इसमें जो हमें जानने की जरूरत है, हम इस वर्ड को दो पार्ट में अगर तोड़ें, ग्रीड एज वेल एज फ्लेशन, तो यहाँ पे जो कुछ है वो ग्रीड से ही जस्टिफाई हो जाएगा। किसकी ग्रीड? एमएनसीज की, कंपनीज की। किस चीज की ग्रीड? हायर प्रॉफिट मार्जिन्स की। बस यही है ग्रीडफ्लेशन। प्राइस बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि कंपनीज आर ग्रीडी। कंपनीज आर ग्रीडी फॉर व्हाट? फॉर हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। दैट्स इट। ग्रीडफ्लेशन एक लाइन में खत्म। It refers to the situation when corporate greed drives inflation. ठीक है, इतना ही है ग्रीडफ्लेशन। अब अगर इसके कॉजेस की बात की जाए, क्योंकि कई बार क्या है कि इन्फ्लेशन एज वेल एज ग्रीडफ्लेशन को डिफरेंशिएट करना है। जैसे हाल फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे हाल फिलहाल में कंसेंसस बनता दिखाई दे रहा है कि जो इन्फ्लेशन, जो प्राइस राइज देखने को मिल रहा है ना इकोनॉमी में, वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है, इट इज रिजल्टेंट ऑफ द ग्रीडफ्लेशन। द प्राइस राइज व्हिच इज बीइंग सीन इन द डेवलप्ड नेशन इज बिकॉज ऑफ द ग्रीडफ्लेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। ये डिफरेंस है, और यहां पर एक कॉमन कंसेंसस डेवलप्ड वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। और ग्रीडफ्लेशन हमने जाना, ग्रीडफ्लेशन बेसिकली जो भी कंपनीज की ग्रीड है हायर प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो वो अपने प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, और इन्फ्लेशन हमें मतलब देखने को मिलता है, बेसिकली प्राइस राइज देखने को मिलता है, नॉट एग्जैक्टली इन्फ्लेशन। तो अब गवर्नमेंट्स को ये चीज दिखती तो होगी ना, और गवर्नमेंट्स को अगर ये चीज दिखती होगी, जैसे हाल फिलहाल में कंसेंसस बन रहा है, दिख रहा है, तो उन्होंने रीजन जानने की भी कोशिश करी होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी इलीगल काम बड़ी कंपनीज करें, एमएनसीज करें। तो बेसिकली इसके रीजन यहां लाई करते हैं। जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई पैंडेमिक आता है, तो बिजनेस हाउसेस को काफी बड़े बड़े लॉसेस लगते हैं। इस केस में ये लोग थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते हैं।
दूसरा जो केस है वो ये है कि जब ऐसे डिजास्टर्स आते हैं या फिर कोई पैंडेमिक होता है तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि पैंडेमिक जब आया था कोविड, तो सडनली जो लेबर के जो प्राइसेस थे ना वो सडनली बढ़े थे। इसका रीजन है, एक तो देखो काफी अनसर्टेनिटी थी उस टाइम पे, इसलिए कोई काम करना नहीं चाहता था। दूसरा सबको डर भी लगता था, ठीक है, काम करने के लिए। दिस वाज द रीजन। जो अनसर्टेन माहौल उस समय पे था उसके कारण से एकदम से लेबर के जो रेट्स हैं वो बढ़ गए थे। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर लेबर के रेट्स बढ़े हैं तो इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा ही है ना। इनपुट कॉस्ट बढ़ा और इसके साथ साथ कुछ इश्यूज और भी हुए थे, ठीक है। सप्लाई चेन्स वगैरह में काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिले थे कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, और सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण से भी काफी इनपुट कॉस्ट बढ़ गए थे। अब सप्लाई चेन अगर डिसरप्ट होगी तो चीजें बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है, और अवेलेबल भी होंगी तो हो सकता है कि उनके प्राइस बढ़े हुए हों क्योंकि वो कम अवेलेबल है और डिमांड ज्यादा है। तो इनपुट कॉस्ट के प्राइस बढ़ने की वजह से बिजनेस हाउसेज ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, ठीक है, और उन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी देखना था। अब आप सोचिए, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही ना। और ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, जितने भी एमएनसीज हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हैं, ये सोशल वर्क तो नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इन्हें अपने प्रॉफिट मार्जिन देखने पड़ेंगे। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बिजनेस हाउसेज इस तरह की सिचुएशंस में कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने के लिए। मतलब सीधी बात है कि ये इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट का हवाला देकर के अपने प्राइसेस इतने बढ़ा देते हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है। बस इतनी सी बात है। नॉन जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड मतलब प्राइस राइज जो होता है ना, और जो बहाना दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो जो अनजस्टिफाइड प्राइस राइज है ना, जस्ट बिकॉज कि बिजनेस हाउसेस को हायर प्रॉफिट चाहिए, यही है बेसिकली ग्रीडफ्लेशन। अब इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा वेरिएबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन एज वेल एज ग्रीडफ्लेशन, इन चीजों का जो रिच क्लास है, जो एलीट क्लास है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेजॉरिटी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा पुअर क्लास पे या फिर मिडिल क्लास पे। पीपल विथ लोअर इनकम एज वेल एज मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स, इनके जो भी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन और ग्रीडफ्लेशन की वजह से जो लोअर इनकम क्लास है और जो मिडिल क्लास है, इनके पास जो इनकम की सेविंग है, मतलब जो भी इनकम होती है उसमें से जो भी ये सेव कर पाते हैं, वो सेविंग इरोड होने लगेगी। रीजन बीइंग प्राइस राइज तो हो रहा है ना, और जो चीजें ये लोग पहले कम पैसों में खरीद पा रहे थे, अब उनके लिए सेम चीजों के लिए इन्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा। ज्यादा पे करना पड़ेगा मींस खर्चे बढ़ जाएंगे, सेविंग होगी नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि यही सफर करेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके बाद प्राइस राइज अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनकी रीच के बाहर हो जाएंगी, दे बिकम अनअफोर्डेबल। इसके बाद अनजस्टिफाइड प्राइस राइज की वजह से अनसस्टेनेबल मार्केट कंडीशंस भी बन सकते हैं, मार्केट क्रैश भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखी जा सकती है कि वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब जो भी ग्राउंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज लेकर आएंगी ग्रीडफ्लेशन से डील करने के लिए, और वहां पे काफी केओस देखने को मिल सकता है। अब हम ये लास्ट में डिस्कस करेंगे ग्रीडफ्लेशन इन इंडिया। इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे, ग्रीडफ्लेशन एंड इट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, हाउ कंज्यूमर्स अल्टीमेटली डिसाइड द प्राइसेस। ये द हिंदू का आर्टिकल है। अब हमने पूरा ग्रीडफ्लेशन देख लिया, और ये द हिंदू के आर्टिकल में ये कहा गया बेसिकली कि ग्रीडफ्लेशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है। अब इनके आप आर्ग्यूमेंट्स अगर सुनेंगे तो इनका पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर कंपनीज अनजस्टिफाइड प्राइस बढ़ाती चली जाएंगी तो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा डिमांड के ऊपर, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे आकर के डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो कॉन्सिक्वेंटली इन्हें प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, और प्राइस को कम करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अनजस्टिफाइड प्राइस राइज बेसिकली डिमांड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, और डिमांड को अफेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं कंपनीज को अपने प्राइसेस, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, है ना। यही बात इन्होंने कही है कि कंज्यूमर्स अल्टीमेटली डिसाइड द प्राइसेस। दूसरी बात जो इस आर्टिकल में कही गई कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा प्राइस बढ़ा देगा एक सर्टेन बिजनेस हाउस,
तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा ना डिमांड का, क्योंकि डिमांड सडनली कम हो जाएगी, तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा, कोई और थर्ड पार्टी आके उस वैक्यूम को लोअर प्राइसेस पे अपना जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करके उस वैक्यूम को फिल कर देगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और मोनोपोली तो आई डोंट थिंक कि कहीं पर भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से है। कुछ चीजें छोड़ दी जाएं तो, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स छोड़ दिए जाएं तो मोनोपोली तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती नॉर्मल कंज्यूमर्स के केस में। तो जब मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी थर्ड पार्टी आके उस वैक्यूम को फिल कर देगा, अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा लोअर प्राइसेस पे, और कंज्यूमर्स उसके पास चले जाएंगे। तो एट द एंड कौन डिटरमाइन कर रहा है प्राइसेस को? कंज्यूमर्स। अगर उनकी रीच से बाहर है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो जाएगी। तो इस आर्टिकल का बेसिकली ये कहना है कि ग्रीडफ्लेशन बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता। अगर बिजनेस हाउसेस अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो एट द एंड उन्हें ही सफर करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो हो सकता है कि डिमांड वैक्यूम को भरने के मतलब फिल करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी आके अपना लोअर प्राइसेस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे। एंड इन दैट केस ऑल्सो बिजनेस हाउसेस को अपने प्राइस एट द एंड ऑफ द डे कम ही करने पड़ेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया ग्रीडफ्लेशन का। एक और साइड कि क्या ग्रीडफ्लेशन जेन्युइनली बहुत लंबे समय तक टिक सकता है? नहीं, ये ऐसा इस आर्टिकल का कहना था बेसिकली। अब हम ग्रीडफ्लेशन इन इंडिया की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया, ये अपने रिकॉर्ड हाई पर देखा गया, स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड के टाइम्स की बात अगर की जाए तो ये आप देख सकते हैं जून 2020, ये लॉकडाउन वाला पीरियड है, और इसके बाद के आप प्रॉफिट्स देख लीजिए। कंपनीज अपने जो भी हाईएस्ट प्रॉफिट्स हैं स्पेसिफिकली जून 2020 के बाद से उन सर्टेन प्रॉफिट्स के ऊपर ही हैं ये सारी लिस्टेड कंपनीज, और ये डेटा है मार्च 2023 तक का। अब ग्रीडफ्लेशन का जो डेटा बेसिकली ये आर्टिकल कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि 60% ग्रोथ जो देखी गई है ना कंपनीज के प्रॉफिट्स में, वो देखी गई है प्रॉफिट मार्जिन्स के बढ़ने से, सेल के बढ़ने से नहीं। सेल के बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ 36% एडिशनल जो ग्रोथ है वो देखी गई है। मतलब कहने का ये है कि कंपनीज के जो भी नेट प्रॉफिट बढ़े उसमें सिर्फ 36% रोल ही है सेल का, बाकी प्रॉफिट मार्जिन्स के बढ़ने की वजह से कंपनीज के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। इसका मतलब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया में भी एक सर्टेन लेवल तक ग्रीडफ्लेशन है। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर आप सुनेंगे तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि कंपनीज स्पेसिफिकली हायर प्रॉफिट्स इसलिए देख पाई क्योंकि काफी कम कंपटीशन था, और कोविड में काफी छोटी फर्म बहुत बड़े बड़े बिजनेस लॉसेस फेस की। इसके कारण से उन्हें अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हायर प्रॉफिट मार्जिन हम लोग कंपनीज के देख रहे हैं वो इस रीजन की वजह से भी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ ग्रीडफ्लेशन की वजह से है, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ग्रीडफ्लेशन बिल्कुल एब्सेंट है। तो ये हमने डिस्कस किया ग्रीडफ्लेशन के बारे में, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कस किया, और उसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स पे बात की, और देखा कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और इम्पैक्ट्स को देखा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।